हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रॉबर्ट गिल्पिन्स हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। रॉबर्ट गिल्पिन जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ये प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स के। और इसकी जो मेन राइटिंग्स है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। जो मेजर वर्क्स या बुक्स इसने लिखी है उनमें ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड यूएस पावर एंड एमएनसीज थी। जो ये रॉबर्ट गिल्पिन थे ये मेन प्रपोनर थे हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के। जो ये थ्योरी है हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया में स्टेबिलिटी तब रहती है जब एक सुपर पावर होता है, जब एक हेजमन होता है जो कि वर्ल्ड में डोमिनेंट होता है, जो कि वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। यानी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस स्मूथली फंक्शन करेगी, अगर एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उसके लिए जरूरी है कि एक ग्लोबल हेजमन होना चाहिए जो कि रूल्स को प्रिस्क्राइब भी करे और बाकी कंट्रीज उन रूल्स को फॉलो करे, उस चीज को भी यही ग्लोबल पावर एंश्योर करे। रॉबर्ट गिल्पिन का यह मानना है कि दुनिया हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है और ये इक्विलिब्रियम जो है, इस इक्विलिब्रियम को सस्टेन करता है एक हेजेमोनिक पावर। और हर हेजमन क्रिएट करता है रूल्स फॉर द वर्ल्ड, बट दोज रूल्स आर बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ दैट ग्लोबल पावर। एंड दिस हेजमनी मेंटेन, अगर वो मेंटेन करता है उस हेजमनी को, अगर दूसरी कंट्रीज उसकी हेजमनी को एक्सेप्ट करते हैं, वो इस बात पे करते हैं कि जो ये सुपर पावर होता है ये वर्ल्ड को प्रोवाइड करता है पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स का मतलब ये है कि ये दुनिया को फॉर एग्जांपल कैपिटल देता है, एड देता है, टेक्नोलॉजी देता है या इवन सिक्योरिटी देता है। रॉबर्ट गिल्पिन कहता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो यूएसए एक सुपर पावर बन गया वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो उसने जो वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया वो अपनी प्रेफरेंसेस और अपनी इंटरेस्ट्स की बुनियाद पे उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, इमरजेंस ऑफ आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, नेटो, दीज वर ऑल पब्लिक गुड्स। यही पब्लिक गुड्स थी, ये चीजें यूएसए के पास कैपेसिटी थी, यूएसए के पास कैपेबिलिटी थी कि वो दुनिया को इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करता। तो आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दे वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडेड बाय द यूएसए। और इनके जो रूल्स थे वो थे इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन द प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट्स ऑफ यूएसए। इसी तरह से नेटो एक तरह का सिक्योरिटी मैकेनिज्म था। तो ये था पब्लिक गुड्स जो यूएसए वर्ल्ड को प्रोवाइड करता था, और इन पब्लिक गुड्स की बुनियाद पे ही यूएसए अपनी हेजमनी को कायम रखता था। इसके बाद गिल्पिन कहते हैं कि एक हेजमन आसानी से रिप्लेस नहीं होता है, और अगर उसको रिप्लेस करना है उसके लिए जरूरी है कि वर्ल्ड में एक ग्लोबल वार होना चाहिए। यानी विदाउट ए ग्लोबल वार, जिसको गिल्पिन कहते हैं कि हेजमोनिक वार, विदाउट हेजमोनिक वार, विदाउट ग्लोबल वार, ए हेजमन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। और जब हेजमोनिक वार होता है तो इस हेजमोनिक वार के बाद एक नया हेजमन पैदा होता है, एक नया सुपर पावर पैदा होता है, और जो वो सुपर पावर होता है वो न्यू रूल्स क्रिएट करता है वर्ल्ड के लिए अपनी प्रेफरेंसेस पे। और यहां पे गिल्पिन ये भी कहता है कि जितनी डिसेसिव विक्ट्री एक नए हेजमन की होगी, उतना ही जो वर्ल्ड है वो स्टेबल रहेगा। इसके बाद जो गिल्पिन का आर्गुमेंट है कि हर जो ग्लोबल पावर होता है, हर जो हेजेमोनिक पावर होता है, उसका जो खात्मा लाजमी है, यानी इट इज बाउंड टू फॉल, उसका डिक्लाइन जरूरी है। और जो मेजर रीजन है एक हेजमन के डिक्लाइन के रिलेटेड, वो है इंपीरियलिस्टिक ओवरस्ट्रेच। यानी जब वो बहुत ज्यादा ओवरस्ट्रेच करता है, वर्ल्ड के कंट्रोल में उसके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्स डिप्लीशन होती है वर्ल्ड को कंट्रोल करने में, और वो उस ओवरस्ट्रेच की वजह से वो एग्जॉस्ट होता है और एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिस वैक्यूम को एक एस्पायरिंग पावर, एक इमर्जिंग पावर फुलफिल करता है। यानी गिल्पिन के नजदीक
कोई भी स्टेबिलिटी फॉर एवर नहीं है, कोई भी इक्विलिब्रियम फॉर एवर नहीं है। इक्विलिब्रियम एक मखसूस पीरियड के लिए रहता है, उसके बाद जब वो ग्लोबल पावर या सुपर पावर कमजोर होने लगता है बिकॉज ऑफ द इंपीरियलिस्टिक ओवर स्ट्रेच, तो जो नया एस्पायरिंग पावर है वो उस स्पेस को फुलफिल करता है जिसके लिए बाद में ग्लोबल वार होता है और नया हेजेमन क्रिएट होता है। इसी बात पे गिल्पिन जो है वो क्वेश्चन करता था एमएनसीज, जो यूएसए की एमएनसीज थी हु वर इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज लाइक चाइना। तो इसने कहा कि जो ये एमएनसीज है इसकी वजह से जो यूएस पावर है उसके डिक्लाइन में थोड़ा तेजी आएगी। क्यों? क्योंकि जो ये एमएनसीज है ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेगी अदर कंट्रीज में और उस टेक्नोलॉजी की वजह से नए पावर्स इमर्ज होंगे जो बाद में यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करेगा, जो उसने बुक लिखी थी यूएस पावर एंड वर्ल्ड हेजेमनी। सो इन शॉर्ट हम कहेंगे जो ये हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है वो ये है कि ग्लोबल हेजेमनी ही एक रीजन है जिसकी वजह से दुनिया में अमन रहता है, जिसकी वजह से दुनिया में एक स्टेबिलिटी रहती है। और ये हेजेमनी रहती है बाय प्रोवाइडिंग अदर, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी पे इसका ज्यादा फोकस था। तो रॉबर्ट गिल्पिन का ये मानना है, जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, दैट इज बेस्ड ऑन द पावर एंड इंटरेस्ट्स ऑफ यूएसए एंड दैट इज हाउ द ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी इज working or has the backing of politics from the big power of the world which is in the form of USA. So this was the main point, major pointers by Robert Gilpin in favor of his hegemonic stability theory. Thank you.